विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग पाठ 3 मानव की प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रवृत्तियों के अंतर्गत पार्ट 2 दूसरे भाग के बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम भाग के अंतर्गत मानव की आर्थिक प्रवृत्तियों का वर्गीकरण और प्राथमिक प्रवृत्ति के रूप में शिकार एवं संग्रह की प्रवृत्ति, पशुपालन और पशुपालन के अंतर्गत पशुपालन के 2 प्रकार अस्थायी पशुपालन और व्यापारिक पशुपालन में से अस्थायी पशुपालन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम दूसरे भाग में व्यापारिक पशुपालन के बारे में चर्चा करेंगे। तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो व्यापारिक पशुपालन अस्थायी पशुपालन की अपेक्षा अधिक व्यवस्थित, वैज्ञानिक एवं पूंजी प्रधान है। व्यापारिक पशुपालन के अंतर्गत पशु उपजों में से अधिक आय मिलती रहे, इस उद्देश्य से व्यापारिक पशुपालन किया जाता है। व्यापारिक पशुपालन एक विशिष्ट प्रकार की प्रवृत्ति है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। भेड़, बकरी, गाय, बैल, मुर्गा, बतख, घोड़ा आदि पशुओं को पाला जाता है। इस प्रकार के पशुपालन में दूध, मांस, चमड़ा, ऊन तथा अंडा आदि का बड़े पैमाने पर उत्पादन करके और वैज्ञानिक प्रक्रिया से तैयार किए गए विशेष डिब्बों में बंद करके विश्व के बाज़ारों में निर्यात किया जाता है। पशुओं की उत्तम नस्ल तैयार करना, पालना, प्राणियों से होने वाले रोगों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था करना, पशु चिकित्सकों द्वारा प्राणियों की चिकित्सा कराना, मुर्गा बतख को वैज्ञानिक ढंग से पालना, पशुओं को उत्तम आहार प्रदान करना, पशुओं की अच्छी तरह से देखभाल करना जैसी बातों के ऊपर व्यापारिक पशुपालन में विशेष ध्यान दिया जाता है। विश्व में व्यापारिक पशुपालन बड़े पैमाने पर करने वाले देश न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, USA, भारत, डेनमार्क, उरुग्वे आदि देशों में बड़े पैमाने पर व्यापारिक पशुपालन होता है। विद्यार्थी मित्रों, अब यहाँ दोनों पशुपालनों में अस्थायी पशुपालन और व्यापारिक पशुपालन दोनों में अंतर यही है कि जो व्यापारिक पशुपालन है मुख्य रूप से वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके किया जाता है। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे प्राथमिक प्रवृत्ति में। अगली प्रवृत्ति है खेती। तो विश्व में खेती की शुरुआत आज से लगभग 12,000 वर्ष पूर्व हुई थी। प्रारंभिक समय में मानव जो जंगलों में निवास करता था, प्राणियों को शिकार करता था और प्राणियों को शिकार करके अपने भोजन की प्राप्ति करता था। इसके बाद जब वो पशुओं के साथ उसने निकटता स्थापित की तो मानव पशुपालन की ओर मुड़ा, अर्थात जहाँ पर वो पशुओं को शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करता था वहीं पर उसने पशुओं को पालना शुरू किया। पशुओं का उपयोग बोझा ढोने में, खेती में बड़े पैमाने पर करने लगा। तो खेती में पशुओं का उपयोग करके कृषि प्रवृत्ति की शुरुआत हुई और खेती की शुरुआत ही मानव के अस्थायी जीवन का प्रारंभ माना जाता है, अर्थात खेती के कारण ही मानव के अस्थायी जीवन की शुरुआत हुई। पहले के समय में अर्थात सर्वप्रथम मानव जंगल के वृक्षों को काटकर ज़मीन की प्राप्ति करता था, वहाँ खेती करता था और वो लगभग ये प्रक्रिया 2 से 5 वर्षों तक करता था। अर्थात 2 से 5 वर्ष तक उस ज़मीन में खेती करने के बाद उस ज़मीन को वो छोड़कर दूसरी ज़मीन खेती के लिए प्राप्त करता था। इसका मुख्य कारण क्या है कि 2 से 5 वर्ष तक खेती करने के बाद उस ज़मीन की उर्वरा शक्ति, उसका उपजाऊपन कम हो जाता था।
इसलिए वो दूसरी ज़मीन की प्राप्ति करता था। इस तरह ये खेती प्राथमिक कक्षा की अस्थायी कृषि पद्धति कहलाती है। समय बीतने पर अनुकूल जलवायु, सिंचाई की सुविधा एवं उपजाऊ जमीन क्षेत्रों में अस्थायी कृषि पद्धति का विकास हुआ, जिसके कारण ग्रामीण आदिवासियों का उद्भव हुआ। विद्यार्थी मित्रों, सभी प्रकार की प्राथमिक प्रवृत्तियों में जो खेती है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। विश्व की आधे भाग की जनसंख्या का भार खेती के ऊपर होता है। विकासशील देशों में लगभग 65% से अधिक लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है। परंतु यूरोप में 18वीं सदी में जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो क्रांति का प्रभाव एशिया, अमेरिका एवं अफ्रीका महाद्वीप के देशों में हुआ। खेती के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए। खेती में यंत्रों का बड़े पैमाने पर उपयोग शुरू हुआ और मानव ने खेती की निश्चित फसल लेने की शुरुआत की, जिसमें मुख्य फसलें थीं गेहूँ, धान, कपास, चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, मक्का, ये मुख्य फसलें थीं। तो ज़मीन को प्राप्त करके अधिक उपज प्राप्त करने का प्रयास शुरू हुआ। बागायती खेती का भी विकास हुआ। तैयार फसलों का विश्व बाजार में आयात निर्यात शुरू हुआ, जिसमें से मक्का की खेती सबसे पहले मध्य अमेरिका में विश्व के कई देशों में फैली। आलू की खेती एंडीज से यूरोपियन देशों में फैली। पुर्तगाली तंबाकू का पौधा भारत में लाए थे। खेती में वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का लाभ मिलने से हरियाली क्रांति आई, अर्थात खेती में जो वैज्ञानिक और तकनीकी ढंग से यंत्रों के उपयोग के द्वारा जो खेती की जाने लगी, जिससे उत्पादन कई गुना आगे बढ़ा। इस प्रवृत्ति को, इस स्थिति को हरियाली क्रांति के नाम से जाना गया। विश्व की भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर खेती का अत्यधिक प्रभाव है। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि वे कौन से परिबल हैं जो खेती पर असर करते हैं। तो जलवायु के महत्वपूर्ण अंग तापमान और वर्षा, जमीन, भूपृष्ठ आदि परिबल खेती की प्रवृत्ति पर असर करने वाले परिबल हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर एक नया प्रश्न बनता है कि खेती आधारित आनुषंगिक प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं, अर्थात जो खेती के साथ में दूसरी प्रवृत्तियाँ की जाती हैं वो आनुषंगिक प्रवृत्तियाँ कहलाती हैं। तो आनुषंगिक प्रवृत्तियों में पहला है पशुपालन करना और पशुओं के दूध से उसकी बनी हुई चीज़ वस्तुएं तैयार करना। दूसरा है कि कुछ विशिष्ट प्राणियों को पाल करके उनसे ऊन, चमड़ा और मांस की प्राप्ति करना। मुर्गी, बतख का पालन करके अंडा एवं मांस प्राप्त करना। विविध बागायती फसलों पर आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जैसे अचार बनाना, मुरब्बा बनाना, शरबत आदि का उत्पादन करना, ये खेती आधारित आनुषंगिक प्रवृत्तियाँ हैं। फूल की खेती द्वारा सुगंधित द्रव्य और विविध प्रकार की औषधियाँ तैयार करना। मधुमक्खी का पालन करके उससे शहद की प्राप्ति करना। शहतूत की खेती करके रेशम के कीड़े पालना, जिससे रेशम की प्राप्ति होती थी। खेती के निचले भागों में खेत तलावड़ी बनाकर धान के खेतों में मत्स्य पालन करना। खेती के किनारे या खुली जगह में औषधीय वृक्ष उगाना और तिलहन की पिलाई करके उसमें से खाद्य तेल तैयार करना। विद्यार्थी मित्रों, ये हुए खेती की आनुषंगिक प्रवृत्तियाँ। प्राथमिक प्रवृत्ति के अंतर्गत अगली प्रवृत्ति है खनन प्रवृत्ति। खनन का क्या अर्थ है? तो खनन अर्थात पृथ्वी में से खनिज प्राप्त करने के लिए जमीन पर की मिट्टी या रेती को दूर करके जो खुदाई का कार्य होता है उसे हम खनन के नाम से जानते हैं, जिसमें सुरंगों के माध्यम से पत्थरों को तोड़ना, जमीन के अंदर अधिक गहराई से खनिजों को प्राप्त करने के लिए खुदाई करना। तो खनन कार्य का प्रारंभ अति प्राचीन काल से हुआ था। भूतकाल में तांबा, लोहा आदि औजार एवं शस्त्र बनाने में उसका उपयोग होता था। भाला से शुरू करके गृह उपयोगी वस्तुएं, विविध प्रकार के साधन, बर्तन आदि बनाने में खनिजों का उपयोग होने लगा। मध्य युग में खनन कार्य का महत्व बढ़ा। इंग्लैंड एवं जर्मनी में
हथियार एवं सिक्का बनाने के लिए धातुओं का उपयोग किया जाता था। दूसरे देशों में भी धातु के उपयोग में वृद्धि हुई। औद्योगिक क्रांति के बाद खनिजों के उपयोग में एवं उनके महत्व में वृद्धि होती गई। विद्यार्थी मित्रों, अब यहाँ पर एक खनिज की परिभाषा दी गई है। खनिज अर्थात क्या? तो निश्चित अणुरचना, रासायनिक संरचना एवं एक समान गुणधर्म वाले ठोस, द्रव एवं वायुमय पदार्थों को खनिज कहते हैं। निश्चित अणुरचना, रासायनिक संरचना एवं एक समान गुणधर्म वाले ठोस, द्रव एवं वायुमय पदार्थों को खनिज कहते हैं। खनिजों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है धातुमय खनिज। धातुमय खनिज अर्थात जिसमें धातु तत्वों की प्रधानता होती है। और दूसरा है अधातुमय खनिज, जिसमें धातु तत्वों का प्रमाण नहीं होता है। तो धातुमय खनिजों के उदाहरण में लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता जैसे खनिज आते हैं, जबकि अधातुमय खनिजों में गंधक, अभ्रक, फ्लोरस्पार, चूने का पत्थर इनका समावेश होता है। कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस आदि संचालन शक्ति के उपयोग में आने वाले खनिज हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब यहाँ प्रश्न बनता है कि खनन के दो प्रकार कौन से हैं? तो खनन के दो प्रकार हैं, एक है पृष्ठीय खनन और दूसरा है भूगर्भ खनन। तो पृष्ठीय खनन को धरातल खनन भी कहते हैं। इस प्रकार का खनन अधिक सरल, सुरक्षित एवं कम खर्चीला है और खनिजों का खनन अधिक मात्रा में तेज़ी से हो सकता है। यदि खनिज पृथ्वी की सतह से अधिक गहराई पर पाए जाते हैं तब भूगर्भ खनन विधि का उपयोग करना पड़ता है। पृथ्वी की सतह से गहराई के खनिजों का खनन कार्य अत्यंत कठिन एवं असुरक्षित माना जाता है। ये कार्य बहुत खर्चीला है। उसमें लिफ्ट, गहराई से खनिजों को बाहर निकालने के लिए साधन, वायु संचार प्रणाली अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। यह प्रवृत्ति खूब खतरों से भरी हुई होती है क्योंकि अधिक गहराई पर ये खनिज पाए जाते हैं। खानों में से कई बार जहरीली गैस फैल जाने से, खानों में भूस्खलन होने से, कई बार कारखानों में खानों में आग लगने से या बाढ़ का पानी भर जाने से बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं कभी कभी हो जाती हैं, जिससे उन खानों में काम करने वाले अनेक श्रमिकों की मृत्यु हो जाती है। तो विकसित राष्ट्र अद्यतन यंत्रों द्वारा इस प्रकार का खनन कार्य करते हैं। विश्व के कई महत्वपूर्ण खनिज जिनके बारे में चर्चा हम अगले पाठों में विस्तार से की जाएगी। तो विद्यार्थी मित्रों, ये प्राथमिक प्रवृत्ति, इस पाठ में जो प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ना है, तो प्राथमिक प्रवृत्ति यहाँ पर पूरी होती है और द्वितीयक प्रवृत्ति के बारे में हम दूसरे भाग में, मतलब तीसरे भाग में चर्चा करेंगे। यहाँ कुछ मेन पॉइंट दिए गए हैं जिसको आप नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए उसका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे है, क्या आप जानते हैं कि प्राथमिक प्रवृत्ति करने वाले लोगों का कार्यक्षेत्र घर से बाहर होने के कारण उनको लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। दूसरी विशेषता कि च्युइंगम गम को चबाने के बाद बाकी बचे हुए भाग को चिकल कहते हैं, जो च्युइंगम चबाते हैं। च्युइंगम गम जेपोटा नाम के वृक्ष के दूध में से बनता है। ऐसे वृक्ष कुछ देशों में ही उगाए जाते हैं। और रेंडियर का पालन करने वाले मुख्य लोग कौन से हैं? एस्किमो लोग रेंडियर का पालन करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अब द्वितीयक प्रवृत्ति के बारे में चर्चा हम तीसरे भाग में करेंगे। धन्यवाद।